साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोगों ने सुबह एक पोस्ट डाली थी आज 8 बजे लाइव आने के लिए, क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, खास तौर से मूवमेंट से संबंधित लोगों के लिए। तो उस पर अपने विचार व्यक्त करने के पर्पज से हम लोग आपके बीच में लाइव आए। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, आप साथी जुड़ते जाएं और शेयर भी करते जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके, क्योंकि यह एक षड्यंत्र है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपका फोन नहीं लगेगा, आपका फोन चेक करने के लिए। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आपसे फिर से पुनः निवेदन करता हूं, 8 बज चुके हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाएं और साथियों को जोड़ने के लिए शेयर भी करते जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी लोग इसको समझ सकें, सुन सकें, क्योंकि ये एक षड्यंत्र है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ते जाएं। साथियों, आज हम लोग इसको शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे। ये कोई 3 घंटे का कैडर नहीं रहेगा, यह मुश्किल से 20 मिनट के अंदर हम लोग अपनी बात रखेंगे। इसमें हमने केवल 3-4 पॉइंट को हम लोगों ने टच किया है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग अपनी बात रखेंगे, क्योंकि बात कैडर तो हमारा जो असली कैडर है, वो हमारा जो हमने प्रोग्राम चलाया हुआ है, वो असली कैडर हमारा संडे को होगा 31 मई को। और आज तो हमको ये बीच में आना पड़ा। तो मेरा सभी साथियों से पूरा निवेदन है कि आप लोग इसको ज्वाइन करते जाएं और जो है इसको आप लोग शेयर करते जाएं। सभी सम्मानित साथियों, हम 1 मिनट का समय और लेंगे। सभी साथियों से निवेदन है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो लाइव आप लोग सुन सकें। साथियों, विषय हम लोगों ने आपके बीच में हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। विषय है अयोध्या प्रकरण की हकीकत। अयोध्या में जो आजकल जो चल रहा है, जो प्रकरण चल रहा है, उसकी हकीकत क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि साथियों, अगर देखा जाए, इसके नेचर को देखा जाए, तो ये केवल धार्मिक मामला नहीं है, सामाजिक आर्थिक मामला नहीं है, ये राजनीति से संबंधित मामला है। इसलिए हमको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसको समझना होगा। इसलिए सम्मानित साथियों, हमने विषय रखा है कि अयोध्या प्रकरण की हकीकत क्या है। ये हम लोग देश के सामने पहुंचाना चाहते हैं, संपूर्ण देशवासियों के सामने पहुंचाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग कांग्रेस और बीजेपी की जो ये मानसिकता है, उसको हम लोग आपके सामने प्रूफ करेंगे। सम्मानित साथियों, तो मैं निवेदन करता हूं बहुत प्रकाश सर से कि अगली स्लाइड आप लोग इस पर दिखाएंगे। साथियों, विषय आपके बीच में है, हमने पहले आपको बताया अयोध्या प्रकरण की हकीकत, और हमने इसमें ब्रैकेट में दिया है कांग्रेस भाजपा की राजनीति को समझें। तो साथियों, हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग बताएंगे भी, और साथ में हम लोग जो है ये हमने पॉइंट्स भी लिख करके तैयार किए हैं साथियों। तो ये पॉइंट नंबर 1, आज हम लोग पावर पॉइंट पे हमने स्लाइड नहीं दिखाई है, हम लोग सिंपल दिखा रहे हैं।
तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमको इसको दौर को समझना होगा, कहां से विवाद शुरू हुआ, कहां तक आज पहुंच चुका है। साथियों, नंबर 1 जहां से ये मामला चल रहा है, बौद्ध काल में ये जो जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं अयोध्या को, बौद्ध काल में ये साकेत का बुद्ध विहार हुआ करता था। इन पॉइंट से हम समझ पाएंगे धीरे धीरे कि मामला क्या है। तो बौद्ध काल में ये साकेत का बुद्ध विहार हुआ करता था। उसके बाद इस देश में मुगलों का शासन आया। अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन आया, मुगलों ने इस देश पे आक्रमण किया और इस देश में मुगल काल आया। मुगल काल के अंदर इसी बुद्ध विहार को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। जो तथ्य आपको मिलते हैं सम्मानित साथियों। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे कांग्रेस का जब सरकार चली, कांग्रेस का काल आया। ये काल रहे हैं शासन के ये लोग, ये काल रहे हैं, इसको 21 करो, ये काल रहे हैं। तो जब कांग्रेस का शासन काल आया तो उसने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कराया। देखिए समझने वाली बात है, यहां से बुद्ध विहार से ये मस्जिद में गया, मस्जिद को ही उसने ढवाया। ये मुद्दा जो आपको मिलता है, ये बाबरी मस्जिद का ढहने के नाम से इसको हम लोग, ये प्रचलित है ये घटना। तो ये कांग्रेस का शासनकाल था उस समय। उसके बाद भाजपा ने इसको द्वारा राम मंदिर का बनाने का जिम्मा लिया। ये इसका एक दौर रहा है। बुद्ध विहार से मस्जिद में आया, मस्जिद को ढवाया गया कांग्रेस के द्वारा, उसमें बहुत से लोगों की राजनीति भी इसमें चली। और उसके बाद में आज जो है राम के नाम पे मंदिर बनाने का जिम्मा जो है ये देश सबसे बड़ा बीजेपी के हाथ में मानता है कि बीजेपी राम मंदिर बनाएगी। इसको आप लोगों को सम्मानित साथियों समझना होगा। धीरे धीरे आप लोगों को मेरी बात समझ में आएंगी। इसलिए साथियों देखिए, इसको समझना ऐसे है, सत्ता की उपज और सत्ता का साधन। अगर हम यहाँ पर पहले 4 पॉइंटों की बात करें तो ये सत्ता की उपज थी। उपज मतलब फल। जिसकी सत्ता रही उसने अपने हिसाब से इस बिल्डिंग को ढाला। जिसकी सत्ता रही उसने अपने हिसाब से इस बिल्डिंग को ढाला। तो ये सत्ता की उपज थी। उपज मतलब फल। ये सत्ता का खेल था। सत्ता जिसके हिसाब से होती है ऐसा होता है, ऐसा अधिकांश देखा गया है। और आज जो है ये सत्ता प्राप्त करने का साधन है। पहले ये सत्ता की उपज थी और आज ये सत्ता को प्राप्त करने का साधन बनाया हुआ है। इस देश के वे लोग, उन लोगों ने जो इस देश का विकास करना नहीं चाहते, विकास किए बगैर इस देश में सत्ता में कैसे बने रहें, उसकी प्लानिंग को लेकर के इन्होंने ये मुद्दा बनाया हुआ है। तो ये टोटली ये कोई धार्मिक नहीं है। मैं हिंदू भाइयों से, बुद्धिस्ट भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से ये निवेदन करने के लिए फिलहाल यहाँ पर हम लोग आए हैं कि ये धर्म से संबंधित मुद्दा नहीं है, लेकिन धर्म के अंदर आस्था रखने की वजह से हम लोग ये इसको धार्मिक शो करके राजनीति करना चाहते हैं। देखा जाए तो ये टोटली राजनीतिक मुद्दा है। देश के 99% लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। तो साथियों इसको आपको समझना है। जी सर आगे। साथियों जो बातें हमने आगे रखी हैं इसका मतलब यह हुआ कि सत्ता राजा के मुताबिक यह स्थान अपना रूप बदलता रहा। पहले बुद्ध विहार था, बाबरी मस्जिद बनी, उसके बाद में इसको जो है मंदिर के रूप में बदलने की तैयारी है और मानते भी हैं। बहुत से लोग उसको कहते हैं कि बाबरी मस्जिद गिरी है, बहुत से लोग उसको कहते हैं कि ये राम मंदिर टूटा है। तो ऐसी इनकी तैयारी है सम्मानित साथियों। तो ये इसका हम लोग यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि इसका संबंध सत्ता से है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कि ये बात हमने क्यों रखी। इसका जो लाभ है आपको अगली बातों को समझने में, अगली बातों को समझने के लिए हम आपका ब्रेन फिलहाल यहाँ से तैयार कर रहे हैं सम्मानित साथियों। साकेत के बुद्ध विहार के दौर से आज तक के दौर तक कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। साकेत के बुद्ध विहार से लेके आज तक के दौर तक जो ये दौर रहा है, इस बीच में हम 2 प्रश्न आपके बीच में हम लोग रखना चाहेंगे। नंबर 1 प्रश्न
क्या भाजपा असलियत में राम मंदिर बनवाना चाहती है? ये प्रश्न है। क्या भाजपा असलियत में राम मंदिर बनवाना चाहती है? ये प्रश्न आपके सामने हम लोग रखेंगे, जिसका हम जवाब देने का आगे हम आपका प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 2, अगर भाजपा चाहती है तो रोका किसने है? अगर भाजपा चाहती है तो रोका किसने है? इन दो बिंदुओं को लेकर के हम लोग अपनी बात आगे करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग 15-20 मिनट में अपनी बात को समाप्त करेंगे। जी साथी, जी सर, आगे आइए। पॉइंट नंबर 1, आज तो लगभग 7 साल से केंद्र में और 3 साल से लगभग से राज्य में भाजपा की सरकार है। ये आप जानते हैं। ये माना गया था, ये बताया गया था कि भाई हम लोग सत्ता में आएंगे, आप हमें सत्ता में लाओ तो हम यहाँ राम मंदिर बनवाएंगे। तो लोगों ने वोट दिया, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि भाई हमारी जो है केंद्र में सत्ता है लेकिन स्टेट में हमारी सत्ता नहीं है, तो स्टेट हमको रोकता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टेट ने कब रोका? स्टेट ने कभी नहीं रोका। अगर बहन जी चाहती, ये जानकारी होते हुए कि साकेत का बुद्ध विहार है, तो उस वहां पे खनन करके वो कुछ भी तरीका निकाल करके या कोर्ट का सहाय लेकर के जो भी कुछ करके वो करवा सकती थी, लेकिन बहन जी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बहन जी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती हैं। ऐसा बीएसपी का शासन रहा है। तो प्रॉब्लम क्या रही है अब आपको आगे समझ में आएगी। 7 साल से उनकी 7-8 साल से उनकी सत्ता केंद्र में है और 3 साल से उनकी राज्य में है। तो प्रॉब्लम क्या रही है ये आपको समझना है। कोर्ट का फैसला जो आया था, आपको जानकारी होगी, कोर्ट का फैसला जो आया था, तो आप यहाँ पे ध्यान दें, कोर्ट का फैसला जो आया था उसमें यह डिसीजन आया था कि कुछ जमीन राम के मंदिर के निर्माण के लिए मिलेगी और कुछ जमीन मस्जिद के लिए मिलेगी। इसमें बैलेंस बनाने का प्रयास किया था, जो बहन जी के दौर में ही आया था, आप लोग जानते होंगे, अभी भी बाद में भी आया है। अब चाहे वहां पर किसी की भी मूर्ति निकले, विरोध करना नहीं बनता है। भाई कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से किसी की भी मूर्ति निकले, ये तो सारे के सारे एविडेंस पहले पहुंच चुके हैं। सारे एविडेंस पहुंचने के बाद कि भाई यहाँ पे बाबरी मस्जिद थी या बौद्ध अवशेष थे या राम की मूर्ति थी, क्या नहीं थी, ये सारे एविडेंस पहुंचने के बाद कोर्ट का डिसीजन आया कि यहाँ पर कुछ जमीन जो है वो आपको मंदिर के लिए दी जाती है और कुछ जमीन जो है वो मस्जिद के लिए दी जाती है। ऐसा कुछ डिसीजन सुनने में ये आया था, जो पढ़ा गया था। तो साथियों, उसके बाद किसी की भी मूर्ति निकले, कोई विरोध नहीं बनता है यहाँ पर। लेकिन हो क्या रहा है, हम यहाँ कहना क्या चाहते हैं, विरोध कर नहीं रहे हैं। विरोध राम मंदिर का जो मामला, जो समतलीकरण का जो मामला है उस समय जो चल रहा है, विरोध कर नहीं रहे हैं, विरोध करवाया जा रहा है। यहां से मेरी बात शुरू होती है। यहां से हम लोग थोड़ा सा टर्न लेते हैं, जैसा हम लोग मानते हैं, बाकी भविष्य बताएगा। आगे थोड़ा बहुत आप समझ पाएंगे, बाकी भविष्य बताएगा। काफी यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। कुछ साथी बोल रहे हैं कि अयोध्या में समतलीकरण के समय जो बौद्ध अवशेष एवं मूर्तियां निकल रही हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, हमारी ये मांग है। उन लोगों की ये मांग है कि समतलीकरण में जो अवशेष मिल रहे हैं बौद्ध के, बुद्ध के से संबंधित, उनको सुरक्षित रखा जाए, उनसे ऐसी उनकी रिक्वेस्ट है। तो साथियों, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, उनकी बात जायज है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बात जायज है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हम किससे मांग रहे हैं। हम उनसे मांग रहे हैं जिन्होंने खुद ये माना जा रहा है उन लोगों के द्वारा कि बुद्ध विहार को तुड़वा करके राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उन लोगों से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी मूर्तियों को आप लोग सुरक्षित रखें। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहां पर आगे आपको पता चलेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जी सर, आगे। वे लोग स्वयं चाहते हैं कि आप इसका विरोध करें। यहां से हमारी बात को आप लोगों को समझने की जरूरत है। वे लोग स्वयं चाहते हैं
कि आप इसका विरोध करें। किसका? मंदिर निर्माण का। अब विरोध कैसे माना जाएगा? जैसे आपने एक बात कही कि बौद्ध अवशेष जो मिल रहे हैं उनके बारे में सोचो। लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाया कि हमारे बुद्ध विहार के ऊपर जो है यहाँ मंदिर बनाया जा रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सम्मानित साथियों, तो वे लोग ऐसा चाहते हैं खुद, ये आपको समझना है, वो खुद चाहते हैं कि आप उसका विरोध करो। सबसे बड़ा हथियार यानी कि कोर्ट से आपकी अपील पर स्टे भी दिलवा सकते हैं। याद रखना, ये प्रेडिक्शन है। ये हम जो आप कोर्ट में केस डालेंगे, डलवाया जाएगा, जो भी कुछ मामला है तो डाला जाएगा, उसमें स्टे भी दिलवा सकते हैं। उदाहरण आपके सामने है, पहले मुस्लिम भाइयों के द्वारा कोर्ट में स्टे के लिए एप्लीकेशन थी और कोर्ट से ही स्टे दिलवाया था। क्या इनकी सहमति के बगैर कोर्ट ने स्टे दिया होगा? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी डिसीजन आ रहे हैं आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं ये अधिकांश कहीं ना कहीं ये सत्ता के इन्फ्लुएंस में है, सत्ता के प्रभाव में है। तो ऐसा आप समझ लीजिए इस बात को। देखिए, जब उन्होंने स्टे दिलवाई, क्योंकि आपको मालूम है कुछ हमारे मुस्लिम साथी बीजेपी में भी हैं, उसके भी वो पदाधिकारी हैं, मंत्री भी रहते हैं वहां पर, तो आप जानते होंगे। तो जब उन लोगों ने स्टे दिलवाई मुस्लिम समाज के भाइयों को, उनको स्टे मिली, तो उसके दम पर, जिससे उन्होंने इसके दम पर 25-30 साल तक राजनीति करी, तभी तो आप लोगों को ले लो, 25-30 साल तक उन्होंने राजनीति करी और राजनीति करके भोले वाले समाज का वोट दिया। लगभग 25-30 साल तक विकास को दरकिनार करते हुए इन लोगों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के इसके ऊपर राजनीति करी और इनकी सत्ता भी आई। तो सम्मानित साथियों, ये बात आपको समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि ये धार्मिक मामला नहीं है, ये राजनीतिक मामला है। अगर आपने इसको नहीं समझा तो आप लोग फिर से चूक सकते हो। इसलिए जब ये स्टे दिलाएंगे, जब ये स्टे दिलाएंगे, आप लोगों को स्टे दिलवा देंगे, तो इनकी आरएसएस की टीम मुख्य रूप से हमारे ओबीसी भाइयों के घर पे पहुंचेगी। ये दिखाई भी जाएगा मीडिया पे। इंटरनल जो उनकी टीम होती है वो मुख्य रूप से हमारे ओबीसी समाज के भाइयों के पहले पहुंचेगी, ओबीसी समाज के पास पहुंचेगी और बोलेगी कि देखो भाई, हमारी तो सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। हमारी सारी तैयारी तो की थी, आपने देखा होगा, मीडिया से देखा होगा, अखबारों से देखा होगा, आपने टीवी पे देखा होगा। लेकिन हुआ क्या, आपको जानकारी है, हमने वहां सीमेंट भी डाल दिया था, बदरपुर भी डाल दिया था, हमने वहां सरिया भी डाल दिया था, मिस्त्री लेबर भी पहुंचा दिया था, हमने सारे इंतजाम कर दिए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम आई कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, हाई कोर्ट में जाकर के अपील दायर करी और वहां से उसको स्टे मिल गया। तो इस राम मंदिर में जो सबसे बड़ी जो बाधा है वो ये लोग हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ बौद्ध का मामला तो बहुत सेकेंडरी है, यहाँ पे दलित समाज से संबंधित ये मामला है कि दलित समाज में अमुक जाति की वजह से ये हमारा राम मंदिर नहीं बन पा रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगली बार, क्योंकि कुछ जो है उन लोगों के कुछ एमपी एमएलए सेंटर में, स्टेट में उनके जीते हुए हैं, तो अगर तुम चाहते हो कि राम मंदिर के निर्माण में कोई भी विवाद पैदा ना हो, तो उसके लिए आप अगली बार बिल्कुल भी वोट अपना बहुजन समाज पार्टी को ना दें। बिल्कुल भी आप अपना समाज ओबीसी समाज के लोगों से कहा जाएगा, अन्य बिरादरी के लोगों से कहा जाएगा कि आपको अगर चाहिए कि राम मंदिर चाहिए तो आप जो है प्रयास ये करना, प्रयास क्या, पक्का जो है आप अगली बार बीएसपी को एक भी वोट मत देना। इसका क्या हुआ? ना तो वो मंदिर बनवाना चाहते हैं, वो मुद्दा बनवा करके तो ओबीसी समाज, हमारा जो भोला भाला समाज है, वो अपने बच्चों का भविष्य भूल जाएगा। उसे मतलब नहीं है कि रोजगार से क्या मतलब है, शिक्षा से क्या मतलब है, स्वास्थ्य से क्या मतलब है, या कितना पैसा कहाँ दे दिया, क्या हो गया, किसानों की क्या नुकसान हुआ, इस बात को वो भूल करके सम्मानित साथियों, वो भोला भाला समाज हमारा अधिकांश, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश वोट
आपकी बीएसपी के खिलाफ वो ज्यादातर वोट जो है वो भाजपा को डाल देंगे। फिर क्या होगा, आप जीरो हो जाओगे। जब जीरो हो जाओगे तो सम्मानित साथियों इनका काम पूरा हो जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको समझना है। ये राजनीतिक फैक्टर है, ये धार्मिक फैक्टर नहीं है। मेरा हिंदू भाइयों से भी निवेदन है, धर्म के चक्कर में आकर के भोले वाले समाज को इसको पीसने का काम मत करना। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में सुरक्षित है। आगे दिक्कत आएगी आप लोगों को, फिर कुछ नहीं मिलने वाला है, अभी आपके हाथ में है। तो ये टोटली धार्मिक मामला नहीं है, ये टोटली ये राजनीतिक मामला है। जो ओबीसी समाज के लोग इस बात को सवाल ना करें, अन्य समाज के लोग भी ये सवाल ना करें कि तुमने 5 साल में क्या किया, जो तुमने हमको वादे किए थे उसमें से तुमने कोई भी पूरा नहीं किया है, तो सम्मानित साथियों आप लोग सब भूल जाएंगे और अगली बार वोट उनको दे दें, ये उनकी प्लानिंग है। ऐसा मेरा मानना है कि इस चक्कर में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको बताना है तो बताने के लिए और भी बहुत सी चीजें हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि खासतौर से ओबीसी समाज के लोग इस मंदिर के चक्कर में आकर के अपना वोट भाजपा को नहीं देना है, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी पार्टी को देना है जो आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण कर सके, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सम्मानित साथियों, यहाँ पर हमें साहब कांशीराम जी को समझने की आवश्यकता है। साहब कांशीराम जी के समय भी ये मुद्दे थे, लेकिन साहब कांशीराम जी ने कभी इन मुद्दों पे बात नहीं करी, आप जानते होंगे। लोगों ने नेगेटिव फॉर्म में भी मीडिया ने पेश की थी साहब कांशीराम जी के इस प्रवृत्ति को। तो सम्मानित साथियों, कभी उन्होंने इस मुद्दे पर बात नहीं करी। उन्होंने मुद्दे पे बात जो करी वो सामाजिक बराबरी पर बात करी, और उन्होंने जो रोजगार पे बात करी, गरीबी पे बात करी, शिक्षा पे बात करी, स्वास्थ्य पे बात करी, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों के प्रोटेक्शन पे बात करी, सुरक्षा पे बात करी। उन्होंने ऐसी बातें जो करी, उन्होंने कभी इन बिंदुओं पे काम नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है कि इन बिंदुओं पे काम करने से टोटल लाभ बीजेपी को होता है, 80% लाभ बीजेपी को होता है, क्योंकि उसके पास वो विकास करना नहीं चाहती। ये इसी प्रकार से इन्हीं मुद्दों में इल्जा करके भोले वाले लोगों का, समाज के, देश के भोले वाले लोगों का अधिकांश वोट अपने पास ले जा करके फिर ताकत सत्ता में आकर के इस देश में फिर से पुरानी व्यवस्था को ये लोग लागू करना चाहते हैं। जातिवादी मानसिकता को ये लोग फिर से देश में स्थापित करना चाहते हैं। तो ये बात हमने आपको बताई कि सम्मानित साथियों, साहब कांशीराम जी को आप लोगों को इसको समझना है। साहब कांशीराम जी ने एक बात कही थी कि इसमें मत पढ़ो आप लोग, आप सत्ता में आओ। जैसे हम लोगों ने आपको पहले बताया, हमने आपको पहले भी बताया सम्मानित साथियों कि इसका संबंध सत्ता से रहा है, राजा से रहा है। तो हालांकि हम तो धर्मनिरपेक्षता मानने वाले लोग हैं, हमारी बहुजन समाज पार्टी धर्मनिरपेक्षता को तवज्जो देती है। तो सम्मानित साथियों, इसलिए सभी धर्मों का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा था कि तुम इस पचड़े से हट जाओ, तुम इस विवाद से निकल जाओ, वरना बीजेपी को लाभ हो जाएगा, इसको तुम खत्म कर दो। तो साहब कांशीराम जी ने मंडल कमीशन की उस समय घोषणा करी थी, ओबीसी समाज के लिए एक प्रोग्राम चलाया था, उन्होंने कमंडल चलाया था राम मंदिर को लेकर के, और साहब कांशीराम जी ने मंडल चलाया था, मंडल कमीशन के लिए मुहिम चली थी। उसके दम पर 4 बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। और साथियों, आप लोग जानते हैं, स्मारक को छोड़ दीजिए, पार्कों को छोड़ दीजिए, आप जानते हैं कि माननीय साहब कांशीराम जी की बुद्धि के हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से लखनऊ के अंदर इस दुनिया के टॉप, इस दुनिया का नंबर 1 बुद्ध विहार जो है, आप देख सकते हो, लखनऊ के अंदर जाके आपको मिलता है। अगर आप इलझते उसके अंदर, आप उसमें फंसते, तो आप सम्मानित साथियों फिर बीजेपी की सरकार उस समय बना देते, और आपका ये ना तो बुद्ध विहार मिलता ना कुछ मिलता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप बोल दो कि भाई तुम्हें कोई नहीं रोकता, तुम्हें कोई नहीं रोकता, तुम खूब अपना बुद्ध विहार बनाओ, वो माफ कीजिएगा, आप अपने खूब मंदिर बनाओ। हम तो चाहते हैं इस देश में लाखों मंदिर हैं, और एक मंदिर आप लोग बना लो। आपने पटेल साहब की
बताते हैं 3000 करोड़ की आपने स्टैचू लगाई, अच्छी बात है, लगाओ, सबको सम्मान मिलना चाहिए, तो मंदिर भी आप लोग बनाओ, हमें कोई गुरेज नहीं है। इसलिए सम्मानित साथियों, मंदिर के चक्कर में पड़ोगे तो आप राजनीति में फेल हो जाओगे, सरकार लाने में आप फेल हो जाओगे। वो लोग यही चाहते हैं कि आप लोग इस चक्कर में पड़ करके और अपने जो आपका जो मूवमेंट है उसको आप लोग भूल जाएं। तो मेरा उन साथियों से निवेदन है जो वहां पर मूवमेंट चला रहे हैं कि यहाँ पर बहुत अवशेष मिले हैं, बुद्ध विहार बनना चाहिए या इनका ये होना चाहिए, स्टैचू का ये होना चाहिए, उसकी जगह पर आप लोग सम्मानित साथियों अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बनाने के पक्ष में आप लोग काम करें, तो तब तो आपको लाभ हो सकता है। उधर आपने जरा सा भी अगर आपने हाथ बढ़ाया तो सीधा लाभ बीजेपी को होगा। और नंबर 2 जो बचा हुआ लाभ है उसमें हमारे मुस्लिम भाई भी ये सोचेंगे कि यार बात तो मंदिर मस्जिद की हुई थी फैसले के अंदर, यहाँ पे ये बुद्ध विहार की बात बीच में डाल रहे हैं, तो सम्मानित साथियों वो लोग भी हमसे रुष्ट हो सकते हैं, मुस्लिम भाई भी हमसे रुष्ट हो सकता है। तो हो सकता है वो सोचे कि यार छोड़ो इनको, हम इन लोगों को वोट नहीं देंगे, या तो हम सपा को वोट दे देते हैं या कांग्रेस को वोट दे देते हैं। ऐसा अगर हो गया तो आपकी ना राजनीति बचेगी और ना आपके पास मूवमेंट बचेगा। इसलिए मूवमेंट को बचाना चाहते हो तो आपको पार्टी को मजबूत करना होगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है सम्मानित साथियों, हमें सभी धर्मों की हमें बराबर सम्मान करते हुए हम उनको फ्री छोड़ दो कि जाओ भैया तुम बनाओ, हम तुमसे कुछ नहीं कहते हैं। इसलिए मुस्लिम भाइयों के ऊपर भी हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है और मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग सरकार बनाने पर ध्यान दो। मान्यवर साहब काशीराम की स्ट्रेटजी को आप लोग समझो। ये लोग राजनीति की बात करें, ये अगर ये मंदिर की बात करेंगे तो इनके पास बिना कोई काम किए, बिना कोई विकास किए एक बहुत बड़ा पंच वोटों का इनके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। क्योंकि हमारे देश का बहुत बड़ा समाज अभिज्ञ है, वो अभी समझता ही नहीं है कि वोट की क्या कीमत होती है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस जो प्रकरण चल रहा है इसमें आप कांग्रेस और बीजेपी की चाल को समझो। कांग्रेस ये चाहती है कि फिर से मुस्लिम समाज उनके पास पहुंच जाए और बीजेपी ये चाहती है कि जो हमने वादे किए थे ओबीसी समाज जिसने अधिकांश वोट या ऐसे समाज में से भी बहुत सी बिरादरियों ने वोट जो उनको दिया था विकास के नाम पर, या जो भी लुभावने वादे उन्होंने किए थे जिनमें से एक भी पूरा नहीं हो पाया है, वो उन पे सब पे पानी फिर जाए, उन पे सब पे कपड़ा डल जाए और फिर से एक नया मुद्दा बना करके बहुजन समाज पार्टी की सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ एक माहौल बनाया जाएगा कि भैया हम तो चाहते थे लेकिन इन लोगों ने नहीं बनने दिया, तो इनके खिलाफ अगली बार इनको खत्म करने के लिए आप लोग अगली बार वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को दो। इस प्रकार से इनकी प्लानिंग है। तो इसलिए मेरा सभी साथियों से ये निवेदन है कि साहब काशीराम जी को और उन लोगों की मेंटलिटी को समझते हुए आप लोग अपना निर्णय लें और आप लोग सरकार बनाने पे ज्यादा जोर दें। जो भी लोग जहां मूवमेंट चला रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के चुनाव में आकर के प्रचार करें, और जो हमारे साथी जो कहते हैं कि भाई हमारे पास अच्छा बुद्ध विहार होना चाहिए तो वो जाकर के जिक्र करे कि बसपा की सरकार में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बुद्ध विहार बना है, आप जाके देख सकते हो। इसलिए साथियों ये बात लेकर के हम लोग आपके बीच में आए थे। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ आप लोग इन पसड़ियों में ना पड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप लोग काम करें। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, तो हमने आपसे कहा था कि हम लोग आधे घंटे में अपनी बात को समाप्त करेंगे, तो आधा घंटा हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबका धन्यवाद। आप लोग इसको शेयर भी करते रहेंगे, आगे भी लोगों तक पहुंच रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय बसपा। धन्यवाद।